अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। यार कितनी डरपोक हो तुमसे तो ये एक गेंद तक नहीं लाई जाती। हद होती है भाई, क्या बनेगा तुम्हारा। सबा पिछले आधे घंटे से मुझे लगातार बातें सुनाई चली जा रही थी। ऐसा बनता भी था क्योंकि उसने वो काम कर दिखाया था जो मैं तो कभी नहीं कर सकती थी। वहां मौजूद भूतों के उस महल से गेंद लाना किसी मार्के से कम थोड़ी था, और ये मार्का सबा ने सर कर दिखाया। यार तुम्हें पता तो है ये घर नहीं बल्कि एक भूत बंगला है। तुम कैसे ये सब कर सकती हो? क्या तुम्हें जरा बराबर भी डर नहीं लगता? और तुम जानती हो ना, अगर आंटी को ये सब पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? अरे यार कुछ नहीं होता, पता नहीं मैंने भी किस फट्टू इंसान से दोस्ती कर ली है। अब तो तुम्हारा ये डर निकाल कर ही रहूंगी मैं। मेरी बात सुनो, तुम आज रात मुझसे यही मिलोगी, समझी? क्या मतलब सबा? भाई मेरे ख्याल से मैंने फारसी तो बोली नहीं जो तुम्हें समझ ना आ सके। नहीं, कभी नहीं, मैं यहाँ नहीं आऊंगी, और वो भी अंधेरी रात के उस पहर। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लगता है सबा, अंदर जाकर बॉल लाने से ना तुम्हारा दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है, इसलिए अब हमें घर वापस चलना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब देख लो, मैं रात में तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। और सोच लो, अगर मैं अकेली यहाँ खड़ी रही और मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगी। अब फैसला तुम्हारा है। नहीं, मैं नहीं आऊंगी सबा, मैंने कह दिया। अब यहां से चलो। सबा की आंखों से न जाने क्यों मुझे खौफ सा महसूस होने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब वहशत सी थी, लेकिन मैं उसे देखे बिना अपनी बात मुकम्मल करके आगे चलने लगी। लेकिन दिल बार बार होले चला जा रहा था कि अगर सच में सबा ने अपनी जिद ना छोड़ी तो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा बैठे। पूरा दिन सिर्फ उसी खौफ में कटता रहा कि ना जाने अगले पहर क्या होने वाला है। और बिला आखिर शाम ढलते ही सबा की कॉल ने मेरी रगो जा में एक सर्द लहर दौड़ा दी, और ना चाहते हुए भी मुझे उसका फोन उठाना पड़ा। तुम आ रही हो ना साइका? नहीं सबा। अच्छा सुनो साइका, मैंने तुमसे इनकार सुनने के लिए कॉल नहीं की, बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं घर से निकल रही हूँ। बाकी तुम जो चाहो करो। मेरी किसी भी बात को खातिर में लाए बिना दूसरी जानिब से सबा फोन काट चुकी थी। क्या मुझे जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? लेकिन वहां मेरी दोस्त मेरे सबब किसी मुश्किल में न फंस जाए। लेकिन मैंने तो उसे रोकने की भी भरपूर कोशिश की ना। अब उसने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो इसमें मेरा क्या कसूर? लेकिन वो मेरी दोस्त है, मुझे उसे यूं अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, एक काम करती हूँ, मुझे चले जाना चाहिए। काफी देर खुद से हम कलाम होने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंची कि मेरा वहां जाना ही बेहतर है। अम्मी, मैं जा रही हूँ। क्या? कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी, वो मैं सबा की तरफ जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। लेकिन इतनी रात गए, क्या जरूरत है जाने की? बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। बेटा आपको जो भी काम हो सुबह उससे बात कर लेना ना। चलो अभी अंदर जाओ। अम्मी प्लीज, मुझे अपने सुबह की असाइनमेंट के बारे में उससे बात करनी है। अब वो सुबह तो नहीं हो सकती ना, प्लीज। अच्छा बेटा जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, समझी? जी अम्मी समझ गई। बस यूं गई और यूं आई। डर के मारे मेरा आधा खून रास्ते में ही खुश्क हो चुका था, और ये रास्ते के दरमियान पड़ता कब्रिस्तान मेरी बाकी की जान निकालने के लिए काफी था कि अचानक कब्रिस्तान में मौजूद किसी की हल्की हल्की आहट ने मेरे कदम बर्फ की माने जमा दिए। आयतल कुर्सी, हाँ आयतल कुर्सी, जल्दी से पढ़ो और आगे बढ़ो। लेकिन आयतल कुर्सी मुझे याद क्यों नहीं आ रही? या खुदा मेरी मदद फरमा, मेरे कदम भी आगे उठ नहीं पा रहे। ये सब क्या हो रहा है? आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। मैं मुसलसल डर के मारे यही पढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो आहट मजीद बढ़ती ही चली जा रही थी, और कोई बड़ी तेजी से मेरी जानिब बढ़े चले आ रहा था कि अचानक आयतल कुर्सी का विर्द फिर मेरी जुबान पर जारी हो गया, और उसके पढ़ते ही मैं वहां से भाग निकली। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कदम कहाँ पड़ रहे हैं।
न जाने कितनी ही कब्रों को ठोकर मारते मैं भागी चली जा रही थी कि अचानक कब्रिस्तान के इख्तिताम पर मुझे वो घर दिखाई दिया। वही खौफनाक घर, भूत बंगला के जो न जाने कब से बंद पड़ा था, लेकिन उसके दरवाजे पर ना तो कोई ताला मौजूद था और ना ही कोई चौकीदार। किसी की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वो उस खाली खुले मकान में कदम भी रख सके। मैं खुद न जाने कैसे वहां तक पहुंच आई, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। बस सिर्फ अपनी दोस्त सबा का प्यार और उसकी जिद मुझे यहाँ खींच लाई थी। सबा, सबा कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई हूँ, प्लीज मुझे जवाब दो सबा। सबा प्लीज मुझे तंग मत करो, प्लीज। देखो रात का इतना वक्त है, अम्मी से थोड़े से वक्त का कहकर आई हूँ, चलो जल्दी करो, बाहर आओ। ओ हाँ, मैं उसे कॉल करती हूँ, लेकिन मेरा फोन, अरे अभी जेब में ही तो रखा था मेरा फोन कहाँ चला गया? ओ खुदाया, अब मैं क्या करूं? मेरा फोन शायद कब्रिस्तान में ही कहीं गिर चुका था और अब सबा की तलाश में अंदर जाने के सिवा मेरे पास कोई चारा बाकी न था। लेकिन अब इस खंडर नुमा घर में जाने की हिम्मत मुझ में न थी। लेकिन अपनी जान से प्यारी दोस्त का ख्याल दिल में आते ही बिला आखिर कदम बढ़ाया। उस खंडर का दरवाजा मेरे छूने से ही खुल चुका था और अंदर जाते ही हर तरफ लटकते जाले, इधर से उधर उड़ते चमगादड़ और उनकी आवाजें उस माहौल को मजीद खौफनाक बनाई जा रही थी कि अचानक मुझे फिर वही धीमी धीमी सी आहट महसूस होने लगी और इस बार वो आहट कुछ ज्यादा तेजी से मेरी जानिब बढ़ती महसूस हुई। लेकिन मैंने जैसे ही अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई ना था। लेकिन उसी वक्त मुझे अपने बहुत करीब से कोई चलता महसूस हुआ और साथ ही साथ बच्चों के शोरोगुल की धीमी धीमी सदाएं भी सुनाई दे रही थी। कौन है यहाँ पर? मैंने पूछा, कौन है यहाँ? आंखों से मेरे टिप टिप बरसते आंसू और लड़खड़ाते कदमों के सबब मैं किसी भी वक्त मुंह के बल गिरने को तैयार थी कि अचानक पर्दों के पीछे से सरसराहट सी महसूस होने लगी और उसके पीछे खिड़की और उसके पीछे खड़ी किसी लड़की की परछाई ने मेरी बची कुची जान भी निकाल दी थी। लेकिन मेरे मुंह से सब जानते बूझते भी सबा का नाम आ निकला। सबा, क्या ये तुम हो? सबा, अगर ये तुम हो तो ये बहुत ही भोंडा मजाक है। हाँ, सुन रही हो ना सबा? अच्छा सबा, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रुकना अब यहाँ। अरे तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती लड़की, तुम आई तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगी हमारी मर्जी से। इस कद्दर खौफनाक हंसी मैंने उससे पहले आज तक नहीं सुनी थी और ना ही फिर कभी सुनने की ख्वाहिश रखती थी। मैं तो सिर्फ अब वहां से जाना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उस एक पुकार के बाद मेरे कदम फिर से बर्फ बन चुके थे और अब वो उठाए ना उठते थे। मन के भारी हो गए। कौन है? मैंने पूछा, कौन है यहाँ? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, पकड़ो ना, अरे पकड़ो ना मुझे, बच्चू तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। नहीं, ये मेरी नजरों का धोखा है और कुछ नहीं, ये सब सच नहीं है। हाँ, ये सच नहीं है। तुम तो बड़ी बहादुर निकली लड़की, हमारे घर हमारी मेहमान बनकर आई, अब तुम्हारी मेहमान नवाजी करना तो बनता है ना। मुंह से बाहर निकलते आधे दांत, लंबे बाल, लाल आंखें, काला जला हुआ रंग और हर तरफ फैली बदबू मेरे जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता जान निकाले चली जा रही थी कि इतने में वो खौफनाक बला उड़कर मेरे सामने आ खड़ी हुई और उसे अपने इतने करीब देखते ही मेरे औसान खता हो गए और मैं बेहोश होकर जमीन पर बेसुध गिर पड़ी। अगले 10 दिन बाद जब होश आया तो खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया। मेरे सामने मेरी अम्मी और अब्बू बैठे थे। अम्मी, वो सबा कहाँ है? बेटा सब ठीक है, सबा भी ठीक है। मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी रात गए उस खंडर नुमा घर में करने क्या गई थी? अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो जानती भी हो कि क्या हो सकता था तुम्हारे साथ। अम्मी, वो मैं सबा ने हमें सब कुछ बता दिया है कि उस दिन उसने तुमसे मजाक किया था वहां जाने के बारे में, मगर वो वहां नहीं गई थी
और तुम मुंह उठाए वहां चली गई। ये तो भला हो कब्रिस्तान के गोरकन बाबा का कि उन्होंने तुम्हें वहां जाते देख लिया था और हमें फौरन खबर कर दी कि न जाने आपकी बेटी कहाँ रात के वक्त चली जा रही है, वरना न जाने क्या होता। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो बेटा? माँ की डांट उस वक्त मुझे डांट नहीं लग रही थी, बल्कि मुझे तो यकीन भी नहीं हो पा रहा था कि मैं अब तक जिंदा हूं। सब कुछ याद आते ही खौफ से मैं रोने लगी। मैं अपनी अम्मी के साथ लिपट गई और फिर मेरा खौफ जाता रहा। और जब सबा से मुलाकात हुई तो उससे मुलाकात के बाद पता चला कि वो उस रात वहां नहीं गई थी, क्योंकि उसे यकीन था कि मैं वहां कभी नहीं आऊंगी। लेकिन उसके इस एक मजाक ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। न जाने कितनी रातों तक वो खौफनाक मंजर और वो खौफनाक बला मेरी नजरों के सामने घूमती रही। मेरी आंखों ने न जाने कितने महीनों तक ये काली खौफनाक अंधेरी रातें जागती आंखों गुजारी। फिर वो शहर, वो घर, वो इलाका, उस हादसे के बाद हमारा सब कुछ बदल चुका था, पर नहीं बदला तो मेरे दिल में मौजूद वो खौफ, जो कि आज तक जब जब मुझे वो वाकया याद आता है तो मेरे औसान खता कर देता है।